हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम कवर करने जा रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चन सीरीज को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज है आपके जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे तो इसका फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, और ये है टेस्ट सीरीज नंबर 2। तो इसके पहले पहली वाली सीरीज अपलोड कर दिया हूँ, उसको जरूर से देखेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस किसी को फ्री पीडीएफ नोट चाहिए, सपोज करिए इसी पीडीएफ का नोट चाहिए आपको, हमारे क्लास नोट्स हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है study91.org। और इसके अलावा दोस्तों एक सूचना और, कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, क्योंकि एक दिन में यहाँ पर 3 से 4 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। अगर आप उतना नहीं देख पाते हो मतलब आप हमसे बहुत पीछे हो, और देखना तो पड़ेगा ही। आगे बढ़ते हैं। इस ब्लैक बॉक्स में दोस्तों एक येलो कलर की लिंक मैंने दे रखी है, यहाँ से विजिट करके आप हमारे सारे टेस्ट सीरीज के वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 2, गवर्नमेंट एग्जाम स्पेशल। ठीक है, यानी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पक्का यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम किस पे निर्भर करता है, सॉरी किस पर निर्भर नहीं करता है, ये बताना है। तो देखो यार, अगर मैं सिंपली अपने घर की बात करूँ तो घर में तार लगे होते हैं, उस तार में विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने से जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका परिणाम किस पे निर्भर करता है, तो कितना दूर ये तार गया है, कितना मोटा तार है, कितना उसमें कौन सा पदार्थ है, मतलब एल्युमिनियम का तार है या फिर उसमें कॉपर वायर है, कौन सा है। ठीक है, वो पदार्थ क्या है, उस पदार्थ की मात्रा कितनी है, वो जो पदार्थ है वो कितना मात्रा में उसके अंदर गया हुआ है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ तो पूछा है कि कौन सा निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 तो निर्भर करते हैं। चाहे पदार्थ हो गया, चाहे लंबाई हो गया, चाहे मोटाई हो गया, चाहे आपसे कह देता कि प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा, या प्रवाहित होने वाली धारा की अवधि, या उसकी सघनता, या सामग्री की प्रकृति, या तार की लंबाई मोटाई, कुछ भी। ठीक है, ये सब का सब ऊष्मा के परिणाम पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। चलिए बताइए दोस्तों, आप एक बात याद रखिए, जिस किसी दर्पण को देखकर आपको बड़ा ऐसा फील हो कि यार बड़ा स्मार्ट दिख रहा हूँ, ठीक है, वो दर्पण हमेशा कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जब आप अपनी शक्ल को देखते हैं ना तो आपकी शक्ल आम शक्ल से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस भी आ जाता है ऑटोमेटिक, ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको कहाँ मिल जाएगा, आप चले जाओ सैलून में। जब सैलून में पहुँचते हो, आपका वहाँ पे दाढ़ी बाल बनता है, तो आपको लगता है यार अब वाकई आज मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया हूँ, होता है ना, वहाँ पे भी अवतल दर्पण लगा होता है। इसके अलावा अगर आप चले गए डॉक्टरों के पास और डॉक्टर किसी चीज़ को देखना चाहता है, आपकी आंख को देखना चाहता है, तो अवतल दर्पण क्या होता है कि नॉर्मल साइज से बड़ी साइज की इमेज को दिखाता है, इसलिए डॉक्टर लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहेगा, आपको याद रखिएगा अवतल दर्पण। अच्छा, ऐसा होता क्यों है ये तो हमने जान लिया। अगर हम साइंस के भाषा में बोलें कि ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और जो पोल होता है उसके मध्य की जो दूरी होती है, इस वजह से ऐसा होता है। होता क्या है कि कुछ भाग उसमें बड़े सीधे और आभासी चित्र की तरह हमको दिखने लगते हैं, इस वजह से इस दर्पण का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। और रही बात उत्तल दर्पण की, ठीक है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो अक्सर करके जो गाड़ी होता है ना, जो कार होती है, ठीक है, कार जो होती है दोस्तों, मैं कार भी नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा स्टाइलिश कार बना दिया। ठीक है, जो आपकी कार होती है, तो कार में आगे की तरफ एक लगा होता है ना हेडलाइट, दोनों साइड में, वो जो होता है उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, क्योंकि वो दूर की चीज़ों को नज़दीक ला देता है, याद रखिएगा। तो यहाँ वाला ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, सोच के बताइएगा कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो पहली बात तो सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब प्रोग्रामिंग भाषा होती है। फ्रंट लाइन कोई अभी तक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। और भी प्रोग्रामिंग भाषा है, जैसे देखिए सी हो गया, C++ हो गया, आपका जावा हो गया, आपका फोर्ट्रान हो गया, ठीक है, फोर्ट्रॉन
फ्रंट लाइन होता है, फोर्ट्रान होता है, ठीक है। फोर्ट्रान हो गया, आपका बेसिक हो गया, आपका कोबोल हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर फ्रंट लाइन जो दिया है, फोर्ट्रान देता तो सही होता, फ्रंट लाइन कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती है, तो सी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है, सोच के बताइए। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शुष्क क्या होता है, शुष्क एक रसायन होता है जिसका प्रयोग विलयन में विद्यमान कार्बनिक यौगिकों में जल को निष्कासित करने के लिए किया जाता है। ध्यान समझिएगा, कार्बनिक यौगिकों में से जल को निष्कासित करने के लिए शुष्क का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर कैल्शियम ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड। याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत है, याद रहेगा ना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। शुष्क का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, अच्छा एक चीज़ और बताओ दोस्तों, यहाँ पर जो दे रहा है कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है, और जिप्सम हो गया आपका, कैल्शियम ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। ये सब शुष्क कारक के उदाहरण में भी आते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धातु के एक अमलगम के रूप में दूसरा तत्व होता है। धातु के एक अमलगम के रूप में दूसरा तत्व कौन सा होता है, बताइए। कार्बन होता है कि सोना होता है, या फिर चांदी होता है, या फिर पारा होता है। जल्दी से सोच के बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। पारा। याद रखिए, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है, पारा, ठीक है। क्योंकि पारा को दोस्तों पारद मिश्रण भी बोला जाता है, पारद मिश्रण पारा, ठीक है। और अन्य धातुओं का मिश्रण होता है। पारद मिश्रण में क्या होता है, पारा प्लस अन्य, उसके साथ कोई अलग धातु मिलाते हैं तो हो जाता है पारद मिश्रण, ठीक है। लेकिन कुछ चीज लेकिन जैसे आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब अपवाद में भी आते हैं, याद रखिएगा। आयरन, टंगस्टन और प्लेटिनम वगैरह ये सब क्या होते हैं, या अपवाद होते हैं, ठीक है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो दंत चिकित्सा वगैरह में इस्तेमाल होता है। आप देखते हैं ना, लोग चांदी का दांत लगवाते हैं, तो प्योर चांदी नहीं होता है वो, चांदी और पारे का पारद मिश्रण का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद लगाया जाता है। कई लोगों में देखा होगा अपने सोने का दांत लगता है, तो उसमें भी पारा मिक्स होता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है। तो धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन होता है, तो पारा के साथ ही चीज़ों को मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हरित गृह प्रभाव क्या है, बताइए। सभी लोग जानते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, इंग्लिश में ग्रीन हाउस गैस और हिंदी में हरित गृह प्रभाव। तो ये क्या होता है, कह रहा है शैवाल से ढक जाने के कारण घर का हरे रंग में बदल जाना, ठीक है, तो काई लगना होता है, ये नहीं उत्तर होता है। श्वेत प्रकार के हरे रंग के घटक के कारण घर का रंग बदल जाना, गलत। वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण से पृथ्वी का गर्म होना, जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, याद रखिए, तीसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव एक तरह का प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो ग्रह के वायुमंडल से निकलने वाली विकिरण ग्रह की सतह से एक निश्चित दूरी पर जा करके वापस लौट आती है और एक निश्चित स्तर तक ही जो है चीज़ों को गर्म करती है, ठीक है, तो ये इस वजह से होता है। अच्छा, कौन कौन से गैस इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो ये बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है जल वाष्प, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका होता है CH4 यानी मीथेन। मीथेन कहाँ से निकलता है, तो स्पेशली धान के खेत से होता है, ठीक है, या दीमक की ढूंढी होती है उससे निकलता है, या गाय वगैरह जब जो चबाते हैं पशु, ठीक है, पगुरी करते हैं, उनसे निकलता है, उनके मुंह से निकलता है, या कोयले की खान से निकलता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जलवाष्प यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस मामले में, आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट के मामले में, ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण से पृथ्वी का गर्म होना क्या कहलाता है, हरित गृह प्रभाव कहलाता है, ठीक है, तो सी वाला हो जाएगा यहाँ पर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है, चलिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, इसको बता ही दीजिएगा, ठीक है। अभी हाल ही में आया था, बहुत जल्दी आया था, और बड़ी छोटी किस्त है इसके लिए दोस्तों, मात्र 12 रुपये प्रतिवर्ष देना आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। वार्षिक प्रीमियम होगी, मतलब कि एक साल में आपको सिर्फ एक बार देना है, ठीक है। और इसको जो है 18 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष के आयु के व्यक्तियों के लिए, ये भी आपसे पूछ देता है एग्जाम में। देखिए, अगर ये पूछता है तो बहुत लोग गलती करते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोग समझते हैं कि कोई भी बीमा जो है 60 वर्ष तक ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन भी है, 70 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों के लिए इस तरह की चीज़ें जो है उपलब्ध हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 रुपये यहाँ पे याद रखिएगा, ये एक दुर्घटना बीमा योजना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो 12 रुपये।
आगे है, पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको किया था, मुझे पता, अब इसके बारे में नहीं पता, आप पढ़े हो, ठीक है। एलिसा ओटिस, क्या नाम था? एलिसा ओटिस, ठीक है। याद रखिएगा, जो मॉडर्न एलिवेटर है इसके आविष्कारक के रूप में इनको जाना जाता है। उन्होंने सबसे पहले आविष्कार 1852 में किया था। सोचो, तब भारत में ट्रेन तक नहीं चली थी। 1853 में डलहौजी के समय में ट्रेन चला और इसकी खोज 1852 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, अब पुराने चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, ग्राहम बेल ने क्या किया, बिल गेट्स से किससे संबंधित हैं, अभी सब क्वेश्चन नहीं आएगा। नए नए प्रश्न बनेंगे और नए प्रश्न में ये प्रश्न आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा एलिवेटर, एलिसा ओटिस, ठीक है। आगे देखिए, बाम्बायला देवी किस खेल से जुड़ी हुई है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बाम्बायला देवी, बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होगा, ठीक है। बताइए, ये तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बाम्बायला देवी किससे संबंधित हैं? तीरंदाजी से संबंधित हैं और इन्होंने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। खासकर 2007 से लगातार ये कर रही हैं, ठीक है। और 2008 वाले जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था उसमें भी हिस्सा लेने के लिए गई थी। तो याद रखिएगा, बाम्बायला देवी एक क्या है? तीरंदाज हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तीरंदाजी याद रखिएगा। आगे, केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और बचपन से इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। बचपन में एक मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी चैप्टर में लोग देखते थे कि एक नाव होती थी, उस नाव पे ढेर सारे लोग बैठे होते थे ना, और सभी लोग नाव चलाते थे। और उसमें वो क्या होता था, ये होता था कि कौन सबसे आगे नाव लेके जाएगा। तो नौका दौड़ होती थी और उसको हम लोग ओणम बोलते हैं। केरल के इस त्यौहार का नाम क्या है? ओणम। वहाँ का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम, याद रखिएगा, ठीक है। नौका दौड़ को वहाँ पर एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, बल्लम कल्ली, याद रखिएगा, बल्लम कल्ली नाम से भी जाना जाता है, वल्लम कल्ली, ठीक है। नौका दौड़ को किस नाम से जाना जाता है केरल में? वल्लम कल्ली नाम से जाना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन दे देता, मान लो अगर वल्लम कल्ली, तो बहुत सारे लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? है कि नहीं? काहे नहीं कर पाएंगे? जानते ही नहीं कितने लोग कि भाई इस तरह का भी काम होता है यहाँ पर, ठीक है, या उसका ये भी एक नाम है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर वल्लम कल्ली हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। व्यू आपका असम का हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? देखिए, हर बार भारतीय राज्य वन रिपोर्ट आती है, ठीक है। और अभी 2018 का आंकड़ा तो मुझे नहीं पता, बट 2017 के आंकड़े तक की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, वनों के मामले में भी मध्य प्रदेश आगे है, नदियों के मामले में मध्य प्रदेश आगे है, और पहाड़ों के मामले में भी वन ये जो है मध्य प्रदेश आगे। इन तीनों मामले में दोस्तों इसका स्थान नंबर 1 पर ही आता है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। हाँ, प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछ देता तो मिजोरम वगैरह हैं, ठीक है। परसेंटेज की दृष्टि से मिजोरम वगैरह नंबर 1 पे आते हैं। अगला है एक सेकेंड, अगला है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? इसके बारे में आप जानते हैं तो बताइए। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग, ऐसे करके इसका नाम था। पूरा नाम मुझे, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग ऐसे करके इसका नाम है कोई, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा नाम है इसका। तो इसके लेखक कौन है? बहुत फेमस लेखक है यार, अर्डिमा सिन्हा। कभी इनका लेक्चर आप यूट्यूब पे देखिए, मतलब कि मानना पड़ेगा। आपको पता होगा इनके बारे में कि इनको चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया था, बाद में पता चला कि इनके पैर जो हैं कट गए थे। अब फिर उसके बाद कृत्रिम पैर इनको लगाया गया और उसके बाद भी इन्होंने दुनिया का सबसे टफेस्ट काम चुना, और वो कौन सा? माउंटेनिंग करना, ठीक है। तो याद रखिएगा, माउंटेन से संबंधित अगर किसी को ना याद हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउंटेन जो शब्द है वो किससे संबंधित है? अर्डिमा सिन्हा से। तो ऐसे भी तो आप चूज कर सकते थे कि कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4th वाला। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चलिए ये तो बता दीजिए, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आ गया। यमुना की सहायक नदी है। केन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, केन नदी जो है ये कहाँ पर बहती है? तो इसको लेके चलेंगे तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लगभग मध्य में ही बहती है, ठीक है। लेकिन अगर क्षेत्र वाइज बात करेंगे तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में बहती है दोस्तों, बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड के मध्यवर्ती क्षेत्र में बहती है यह नदी, और यह यमुना की एक क्या है? सहायक नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, कोई जलप्रपात वगैरह का भी ये निर्माण करती है, कई सारे जलप्रपात, ठीक है। रीवा पठार और सतना पठार को अलग करती है, केन घाटी बीच से गुजरती हुई जाती है, ठीक है। तो ये सब भी याद रखिएगा। आगे, मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश किससे संबंधित है? कहाँ पर होते हैं मधेसी? मधेसी शब्द का प्रयोग दोस्तों ये नेपाल के तराई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा मधेसियों ने वहाँ जाम लगा दिया,
दिया था। काफ़ी बार अभी चर्चा में न्यूज़ बना रहता है कि नेपाल बंद हो गया, आवाजाही बंद हो गया है, ठीक है, मदेशियों ने वहाँ पर रोक लगा रखा है, किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप सुनते होंगे अक्सर पेपरों में। तो याद रखिए, मधेसी जो जनजाति है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नेपाल से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? दोस्तों वेब ब्राउज़र माने क्या होता है? जिस पे आप देखिए, एक होता है सर्च इंजन, होता है एक वेब ब्राउज़र होता है, दो चीज़ें होती है। सर्च इंजन की बात करूँ दोस्तों तो दो तीन सर्च इंजन है। जैसे गूगल क्या है? गूगल एक तरह का सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। जैसे आपका याहू क्या है? याहू एक तरह का सर्च इंजन है। जैसे आपका MSN, ठीक है, ये क्या है? एक तरह का सर्च इंजन है। वेब ब्राउज़र के बारे में बात करूं दोस्तों तो जैसे आपका मोजिला ही उठा लो, मोजिला के अंदर जाते हो तब आप चीज़ों को सर्च करते हो। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ये वेब ब्राउज़र होता है। ओपेरा मिनी मोबाइल में चलता है, ठीक है, वो भी क्या है? वो भी वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा गूगल क्रोम, गूगल क्रोम आता है ना, गूगल का क्रोम, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब वेब ब्राउज़र में आते हैं। तो ये ब्राउज़ करने वाले होते हैं, और ये क्या होते हैं? ये आपके सर्चर होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? शालीमार। केवल 3, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका? 3 नंबर, केवल 3 आपका राइट हो जाएगा। शालीमार नाम का अभी तक कोई वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए, विटामिन सी को किस नाम से? एस्कॉर्बिक एसिड। यार ये सब कोई पूछने वाली बात है? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, कीड़ा, कीड़ा का नाम सुना होगा। कीड़ा और बीसी, दो चीज़ों के बारे में मैंने बताया है, कुछ याद आया होगा। देखिए, जो लोग अगर हमारे बायोलॉजी वाले सेक्शन का वीडियो नहीं देखे, मैं चाहूँगा पहले भाई देख लें वो, क्योंकि वहाँ पर इन सभी तथ्यों को मैं कायदे से एक्सप्लेन किया हूँ, बढ़िया से पढ़ाया हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ विजिट करिए और डिटेल में चीज़ों को पढ़िए, तब आपको टेस्ट सीरीज पढ़ने में मज़ा आएगा। आगे, निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? ध्यान से सोचिएगा, एक तरफ बोल रहा है गतिशील, दूसरी तरफ बोल रहा है सजीव इकाई, ठीक है। वृक्ष होता है, जल होता है, वन होता है, या वायु होता है? किसको गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसका सही उत्तर देने में आप सभी जो है सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि गलतियां तो होनी ही हैं, ठीक है। चलिए सोच के बताइए, किसको सजीव इकाई कहा जा सकता है? मैं थोड़ा सा आपको समय भी दूंगा इसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा टफ है। चलिए, अगर मैं पर्टिकुलर एक वृक्ष की बात कर लूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा, तो वो एक सजीव इकाई है, लेकिन क्या उसमें गति होती है? तो कहीं ना कहीं गति नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो सजीव इकाई तो हम वहाँ पे कह देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गति नहीं होती, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। जल, जल को दोस्तों क्या सजीव इकाई मानना चाहिए? आप सोच के बताइए, क्या जल को सजीव इकाई माना जाना चाहिए? तो याद रखिए, हमारे लिए प्राण से बढ़कर प्राणों की रक्षा करने वाला होता है, बट सजीव इकाई और गतिशील सजीव इकाई में ज़्यादातर लोग इसी को टिक करने वाले हैं या वायु को टिक करने वाले हैं। जबकि यहाँ पे राइट आंसर पता क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा वन। याद रखिएगा, वन, वृक्ष नहीं, लेकिन वन को गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है। वन को गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वन जो होता है कई पेड़ पौधों और जंतुओं का आवास होता है। ये हरे फेफड़े कहे जाते हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा हरा फेफड़ा किसको कहा जाता है, या पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो ब्राज़ील के पास जो वन हैं उनको कहा जाता है, ठीक है, वो सदाबहार वन है, उनको फेफड़ा कहा जाता है। तो याद रखिए, इसको गतिशील सजीव इकाई में डाला जाता है। तो 3 नंबर याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप पहले से याद कर लेना। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को आया था। कब आया था? 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था। 23 जनवरी को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, याद रखेगा, ठीक है। याद रखिए, 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना आई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, क्या था इसमें दोस्तों? इसी योजना के तहत बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चलाया गया था। अरे ये किसको नहीं पता यार, पूरे भारत वाले जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है, वो इसी योजना से संबंधित था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न रहा है। आगे देखिए, करण निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया? डीजल, भाप वाले इंजन का नहीं, भाप वाले इंजन का पूछ देता तो जेम्स वाट आपका उत्तर हो जाता, ठीक है। यहाँ पे डीजल इंजन का पूछ रहा है, तो याद रखिए उनका नाम था रूडोल्फ डीजल, उनका नाम ही था डीजल, ठीक है। उन्हीं के नाम पे तो डीजल पड़ गया यहाँ पर। तो याद रखिएगा, रूडोल्फ डीजल ने आविष्कार किया था डीजल इंजन का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल में होते हैं टोटल दोस्तों 11 खिलाड़ी, कितने होते हैं 11। तो ऐसे याद रखें फुटबॉल टीम है, एक गोलकीपर जो है यहाँ खड़ा है और एक गोलकीपर जो है यहाँ खड़ा है, दोनों तरफ गोलकीपर होते हैं, ठीक है, एक एक। तो एक और एक कितना हो जाएगा, एक और एक 11। तो याद रखेगा 11 यहाँ पे राइट आंसर होगा। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप याद रखो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर गोलकीपर वाली बात याद रहेगी तो कभी नहीं भूलोगे। तो 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट्य फिल्म कौन सी थी, बड़ी स्टाइल में लिख के पूछ दिया, मतलब इतना आसान क्वेश्चन को अपने आप में टफ बना दिया, ठीक है। याद रखें दोस्तों यहाँ पर आलम आ रहा, अरे बोलती फिल्म है यार, इतनी हिंदी में लिख दिया ना, प्रथम ध्वनि वैशिष्ट्य फिल्म, अरे कुछ नहीं है, सीधे सीधे बोलो ना, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो कौन सी थी आपकी आलम आरा। ये पहली पिक्चर थी, ये रिलीज हुई थी दोस्तों 1931 में, याद रखिए मुंबई में रिलीज हुई थी 1931 में, ये पहली बोलती फिल्म थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कोई ईरानी करके था जिसने इसका जो है निर्माता माना जाता है, ठीक है, ईरानी, मुझे नाम नहीं याद है, याद रखिएगा, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र ये भारत की पहली पिक्चर थी, ठीक है, ये मूक मूवी थी, मतलब बिना आवाज़ की मूवी थी, और ये पहले बोलती थी, इसमें आवाज़ आया था, ठीक है, आलमारा में, तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है 64वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नाट्य रूपक फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है, 64वें। अब एक चीज़ यहाँ पे हो जाता है, देखिए 64वें 65वें इतना कोई नहीं ध्यान देता है, यहाँ पे इनको टाइम देना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे तो मैं ही कन्फ्यूज हो जाऊंगा कि 64वां वाला कब हुआ था, अब इतना तो नहीं याद रहेगा ना, टाइम देता कि 2018-17, तो ऐसे बता दिया था। चलो फिलहाल देखते हैं किसको मिला था, पिंक मूवी को, धनक को, कसाव को, महाराणा योद्धा को। एक बार दोस्तों आप इसको चेक करिएगा फिलहाल, ठीक है। वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका राइट आंसर, चलिए एक प्रश्न मैं आपके लिए दे देता हूँ, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है कि कसाव यहाँ पर होना चाहिए, हालांकि पिंक को भी एक अवार्ड मिला था, ठीक है, लेकिन वो बाद में भी हुआ था, ठीक है, वो 64वां नहीं, आई थिंक 65वां हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि 64 17 17 पिंक 16 में जाना चाहिए, तो कसाव होना चाहिए। एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या आंसर बनता है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे प्लेइंग इट माई वे, यह पुस्तक जो है किसने लिखा है, ये सचिन तेंदुलकर जी की किताब है, लेकिन ओहो सचिन तेंदुलकर का तो ऑप्शन नहीं है, क्यों भाई। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक, ओहो यहाँ पे देखिए लेखक नहीं पूछ रहा आपसे, सह लेखक पूछ रहा है, ठीक है। तो लेखक में नाम आता है दोस्तों सचिन तेंदुलकर का, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका सह लेखक कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए बता इसका सह लेखक कौन है। इसके सह लेखक का नाम है बोरिया मजुमदार, क्या नाम है, बोरिया मजुमदार। ये सचिन तेंदुलकर जी की ही आत्मकथा है, और इसके सह लेखक कौन है, बोरिया मजुमदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी देश ने एशिया के साथ संबंध बढ़ाने और इसे मजबूत करने के उद्देश्य से एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया, बताइए किस देश ने एशिया के साथ संबंध बढ़ाने, एशिया तो एक महाद्वीप है, ठीक है, और उसके साथ संबंध बढ़ाने और इसे मजबूत करने के उद्देश्य से एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया है, किस देश ने यह काम किया है, चलिए बताइए, सोच के बताइए जल्दी से। तो दोस्तों यह काम किया ऑस्ट्रेलिया ने, किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने काम किया है, ठीक है। और ना रुकने वाला यानी अनस्टॉपेबल, ठीक है, इसको नाम दिया है, और ये एक श्वेत पत्र उसके तहत जो है जारी किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे है आपका आखिरी प्रश्न आज के लिए कि किस वर्ष भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, भारत भूटान फाउंडेशन, ठीक है, किस वर्ष भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, तो 2003 में हुई थी भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा, संस्कृति और पर्यावरण सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों की जनता के मध्य सहयोग को बढ़ाना, याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 2003। अब बात आती है यार कि इंडिया यानी भारत भूटान फाउंडेशन, ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन 2003 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा याद करने के लिए, तो याद रखिए भा में भी भा आया है, भूटान में भी भा आया है, तो याद रखिए एक भा अपनी तरफ से लगा दीजिए, तीन तीन याद रखिएगा 2003। अब ऐसे करके कुछ बना लीजिए, क्योंकि जब तक ट्रिक नहीं बनाएंगे तब तक चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, भूल जाएंगी ना, तो उसका फ़ायदा आपको नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा 25 क्वेश्चन। अब इसी तरह से दोस्तों कल मैं फिर 25 क्वेश्चन को लेके आऊँगा, और डेली ये सीरीज चलती रहेगी ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। इसके अलावा दोस्तों जैसे ये लिंक पे आप क्लिक करते हो, आप हमारे वेबसाइट तक विजिट कर पाओगे, और वहाँ से क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, और इसके अलावा करंट अफेयर्स का नोट्स और इस टेस्ट सीरीज का जो PDF है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु देख पाए। देखिए हर बच्चा कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता,
हो सकता है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकता है कि वो पढ़ना चाहता हो लेकिन समय न मिल पाता हो सकता हो कि उसके अंदर सब कुछ हो लेकिन अच्छे टीचर, अच्छे गुरु की जो है पहचान उसके पास ना हो या वहाँ तक वो ना पहुँच पाता हो, तो कहीं ना कहीं बच्चा पीछे हो जाता है। और ऐसे में आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट अगर आता है तो प्लीज़ यार निवेदन है आपसे कि उसको पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। थैंक यू सो मच।